नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। किसान भाइयों बहनों, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के नास कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक विशेष रिपोर्ट। दिल्ली स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में खरीफ अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, कृषि आयुक्त डॉक्टर A.K. सिंह, कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं देश के विभिन्न राज्यों के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, उन्नत कृषि और समृद्ध किसान इस उद्देश्य के लिए सरकार समर्पित है। उन्होंने कहा कि यूरिया को नैनो यूरिया में बदलने की रणनीति होनी चाहिए। कृषि आयुक्त डॉक्टर A.K. सिंह ने कहा, खाद्यान्न की दृष्टि से, बागवानी की दृष्टि से, अन्य कृषि उत्पादों की दृष्टि से देश काफ़ी अच्छी स्थिति में है। इसमें किसानों का जो परिश्रम है, हमारे राज्य सरकारों की जो भूमिका है, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया अनुसंधान है, उसकी निश्चित रूप से इस अवसर पर मैं बहुत सराहना करना चाहता हूँ, प्रशंसा करना चाहता हूँ। अभी खाद और बीज की दृष्टि से प्रेजेंटेशन आप सबके मध्य हुआ है। कुछ बीजों की कमी देश के सामने है, तो आज की कॉन्फ्रेंस में तो कुल मिला के विचार विमर्श भी होगा और बाकी जो कमी है उसको कैसे प्रबंधित करें, इस पर बातचीत होगी। लेकिन मैं राज्यों को भी अनुरोध करना चाहता हूं और NSC के अधिकारियों को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब लोगों को अपने अपने राज्य के जो संस्थान हैं, केंद्र के संस्थान हैं, इनके मामले में एक संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए, जिससे कि सीड की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को हम पूर्ति करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। मौसम विभाग का आपने फोरकास्ट देखा होगा और उन्होंने भी यही फोरकास्ट करा है कि नॉर्मल मॉनसून होंगे, लॉन्ग टर्म जो एवरेज होता है उसके अनुसार होगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि लगातार चौथे वर्ष एक नॉर्मल मॉनसून घोषित करा गया है और निश्चय जो टारगेट खरीफ के लिए सेट करे गए हैं उनको पाने के लिए लाभदायक होगा। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि कोविड के काल में ये 2 वर्ष में जो एग्रीकल्चर, कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्र में 3.9 21-22 में और 3.6% 20-21 में ग्रोथ हुई है। ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और इसका श्रेय मेरे ख्याल से जो सरकारी अधिकारी हैं, किसान भाई हैं और जो सरकारी योजनाएं हैं अच्छी तरह से कार्यान्वयन हुई हैं फील्ड में, उनको जाता है। और मैं आशा करता हूँ इस वर्ष भी ऐसे ही एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट हमारा अच्छा रहेगा।
ये जो सेकंड एस्टिमेट्स आए हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, आप देखेंगे डिफरेंट कमोडिटीज़ के बड़े उत्साहवर्धक हैं, और विशेष करके राइस में 127 मिलियन टन और व्हीट में 111 मिलियन टन, मक्के में लगभग 32 मिलियन टन और ख़ास करके दलहन में 26.95 मिलियन टन। कुल मिलाकर के इन सभी कमोडिटीज़ में रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना है सेकंड एस्टिमेट्स में, और इसके साथ ही ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने की संभावना है 316 मिलियन टन। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। शहद में 75% ग्लूकोज, फ्रक्टोज और दूसरी शर्करा पाई जाती है। कुछ मात्रा में अमीनो एसिड और विटामिन ए, बी, सी, डी और ई पाया जाता है। 1 किलो शहद से करीब 5500 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसका पीएच 3.9 होता है। यही वजह है कि कोई भी जीवाणु इसमें जीवित नहीं रह पाता। मधुमक्खियां फसलों के परागण में मदद करती हैं, इसीलिए ये उपज बढ़ाने के भी काम आती हैं। भारत में मधुमक्खी की मुख्य रूप से 4 किस्में पाई जाती हैं: एपिस फ्लोरिया, एपिस डोरसाटा, एपिस सेरेना, एपिस मेलिफेरा। फ्लोरा और डोरसाटा जंगली स्वभाव की होती हैं, जबकि एपिस सेरेना और एपिस मेलिफेरा पालतू स्वभाव की हैं। इन्हें लकड़ी के कृत्रिम घरों में पाला जा सकता है। इनमें भी एपिस मेलिफेरा को सबसे अच्छी माना गया है। इसके बक्से में एक साल में 40 से 50 किलो शहद मिल जाता है। मधुमक्खी ऐसी जगह पाले जहां मकरंद युक्त फूल पर्याप्त मात्रा में हो। साथ ही लड़ाई से बचाने के लिए 2 इकाइयों के बीच कम से कम 2 किलोमीटर का फासला होना चाहिए। रानी मक्खी पूर्ण विकसित मादा है जो अपने लंबे उदर और छोटे पंखों से पहचानी जाती है। एक परिवार में एक ही रानी होती है जो एक दिन में 1200 से 1500 तक अंडे दे सकती है। ये 2 तरह के अंडे देती है: निषेचित अंडों से रानी और मजदूर मक्खियां, जबकि अनिषेचित अंडों से नर मक्खियां बनती हैं। रानी की उम्र 2 से 3 साल हो सकती है। नर मक्खी श्रमिकों से बड़ी और रानी से छोटी होती हैं। इनका शरीर मजबूत और चौड़ा होता है। क्योंकि इनमें पराग इकट्ठा करने के साधन और डंक नहीं होते, इसीलिए ये कोई काम नहीं करते। नर का जन्म प्रजनन काल से पहले होता है और संभोग के बाद इसकी मौत हो जाती है। इसकी उम्र करीब 2 महीने की होती है। श्रमिक मधुमक्खी सबसे छोटी होती है। इसका काम छत्ता बनाना, उसकी मरम्मत करना, अंडे और बच्चों का लालन पालन, छत्तों की सफाई, रानी की देखभाल, परिवार की सुरक्षा और भोजन पानी इकट्ठा करना है। यही डंक भी मारती हैं और इनकी उम्र सिर्फ 6 हफ्ते की होती है, लेकिन कभी कभी 8 से 10 हफ्तों तक भी जिंदा रह सकती हैं। मधुमक्खी पालन की शुरुआत अक्टूबर-नवंबर या फरवरी-मार्च में की जाती है। यही वो समय है जब फल फूल खूब होते हैं। जहां मधुमक्खी पाल रहे हैं उसके आसपास आम रास्ता नहीं होना चाहिए। मधुमक्खियां हवा में खास तरह की खुशबू छोड़कर फूलों से घर तक रास्ता बना लेती हैं और इसी के सहारे वो अपने घर तक पहुंचती हैं। इनकी उड़ान अपनी कॉलोनी से 1 किलोमीटर की दूरी तक होती है। बक्सों को गीली, नमीदार जगह और बिजली के तारों से दूर स्थापित करें। 2 परिवारों के बीच कम से कम 5 फुट का फासला रखें। जब भी पालने के लिए मधुमक्खी खरीदने जाएं, तो देख लें कि रानी नई और गर्भित है या नहीं। मधुमक्खी की अचानक जगह बदलना ठीक नहीं है, इससे वो रास्ता भटक सकती है। फिर भी जगह बदलनी पड़े तो शाम के समय बदलें, क्योंकि शाम को सब मक्खियां घर लौट आती हैं और बक्से का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। बक्से की साफ सफाई बहुत जरूरी है। हर 15 दिन पर फ्रेम और बक्सों पर सल्फर का बुरकाव कर दें। ततैया श्रमिक मक्खियों को खा जाता है, इसीलिए आसपास ततैयों के छत्ते हटाते रहें। चींटियों का प्रकोप गर्मियों और बरसात में ज्यादा होता है। साथ ही दूसरे जानवर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब कोष्ठ 80% तक मोम से ढक जाए तो शहद निकालने का काम करें। ये काम साफ मौसम में ही करना है। शहद के लिए परत को छीलकर हटाना है और निष्कासन यंत्र में डालकर घुमाना है। इससे शहद बाहर आ जाएगा। फिर इसे मलमल के कपड़े से छान लें और बोतलों में भर लें। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का।
जल्द लौटेंगे वापस और मिलवाएंगे आपको आज के प्रगतिशील किसान से। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मिट्टी की सेहत में सुधार लाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि मिट्टी की सेहत में जल्द से जल्द सुधार आए, जिससे कि किसान जो है वो फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर मंडी में जब उनकी बिकवाली करें तो उसका अच्छा मूल्य हासिल कर पाएं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक प्रगतिशील किसान से जो कि कर रहे हैं जैविक खेती। न केवल जैविक खेती करके अच्छा उत्पादन हासिल कर रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों को भी जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जैविक खेती किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। आज के समय में जैविक खेती को अपनाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब हो रहे हैं। आज बात एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान हरविंदर सिंह की करते हैं, जिन्होंने जैविक खेती की बदौलत अपनी आय बढ़ाने में सफलता हासिल की है और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। हरविंदर सिंह जिला बरनाला पंजाब के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं, जो अपने खेत में जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। वैसे तो हरविंदर और उनका परिवार शुरुआत से ही जैविक खेती करना चाहते थे, लेकिन जब उनके बच्चे किसी बीमारी की चपेट में आ गए थे और फिर डॉक्टर ने जैविक उत्पाद का सेवन करने की सलाह दी, तब हरविंदर सिंह ने अपने परिवार को बचाने के उद्देश्य से जैविक खेती करने की ठान ली। वर्ष 2016 से ही ये जैविक खेती करने लगे। धीरे धीरे इन्होंने अपने खेतों में रसायन का पूरा इस्तेमाल ही खत्म कर दिया और वर्ष 2017 में हरविंदर ने जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया। इन्होंने जैविक खेती की शुरुआत 2 कनाल से किया था। वर्तमान में हरविंदर सिंह 7 एकड़ खेत में सफलतापूर्वक जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। हरविंदर अपने खेतों में मिश्रित खेती करते हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हासिल कर सके। जैविक खेती कर रहे हैं, हमने अपने परिवार के लिए स्टार्ट किया था 2017 में। 2017 में हमने जो अपने खेत में जो पेस्टिसाइड डालते थे हम, उसको हमने हाफ कर दिया 16 में। तो 17 में हमने पूरा का पूरा केमिकल बंद कर दिया। तो हम इस समय अपने खेत में हम दो कनाल से स्टार्ट किया था। 2 कनाल से स्टार्ट करके अब हम 7 एकड़ तक हम अपना जो ऑर्गेनिक खेत है, जैविक खेत है, उसको बढ़ा लिया है हमने। जो हम गेहूं का और जहाँ पैडी बोलते हैं उसको घटाकर हमने अपना जो खेत है और मिश्रित फसलों की तरफ ले आए हैं। हम आग लगाना बंद कर चुके हैं। 5 साल से लेके हमने आग लगानी बिल्कुल बंद की हुई है। हम मल्चिंग पे काम करते हैं, जैविक खेती पे काम करते हैं। जैविक खेती करने के शुरुआती दिनों में हरविंदर सिंह को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिक्कतें सामने आई तो इन्हें सुझाव की भी जरूरत पड़ी। फिर क्या था, इन्होंने बरनाला जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने हरविंदर सिंह की समस्याओं का समाधान निकालते हुए इन्हें जैविक खेती करने का प्रशिक्षण दिया, जिससे हरविंदर को जैविक खेती से जुड़ी सभी जानकारियां हासिल हुई। इसके अलावा हरविंदर ने वर्मी कंपोस्ट का भी प्रशिक्षण लिया और साथ ही बागवानी और फलों की भी ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र से ली। जैविक खेती में हरविंदर सिंह के रुझान को देखते हुए समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक इनके खेत का निरीक्षण करने भी आते हैं और उन्हें जैविक खेती से जुड़ी तमाम तरह की सलाह भी देते रहते थे, जिससे कारण आगे चलकर हरविंदर सिंह को खूब फायदा हुआ। 2016 में कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला में वो हमारे पास आए। उन्होंने हमें अपने जो घरेलू समस्याएं हैं उनके बारे में बताया कि किस तरह की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके बच्चे फेस कर रहे हैं, और जो मेडिकल साइंस ने उनको रिकमेंड किया है कि भाई या तो आप जैविक खेती के जो प्रोडक्ट घर पे
प्रोड्यूस करके आप यूज़ कीजिए या कहीं बाज़ार से ला के अगर खाएंगे तो ही आप हेल्दी रह पाएंगे, अदरवाइज़ तो ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉर्टेड नहीं हो पाएगी। तो 2016 में जब हरविंदर सिंह जी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आए तो हमने उनसे कहा कि आपको यहाँ पर हमारे यहाँ जैविक खेती की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हम आपको और डिफरेंट तरह की जो है ट्रेनिंग देंगे, जिससे आपके फार्म को हम फ्रॉम कन्वेंशनल खेती की तरफ से जो है हम जैविक खेती में टोटली कन्वर्ट कर देंगे। तो आज 2022 में लगभग 5 साल के बाद अगर हम देखते हैं तो इनका जो 7 एकड़ फार्म है पूरा पंजाब एग्रो से सर्टिफाइड फार्म है और ये लगभग 40 तरह के क्रॉप्स को यहाँ उगाते हैं, पर मेजॉरिटी जो इनके क्रॉप्स में है वो वेजिटेबल है, शुगर केन है और वीट भी करते हैं, पर फोकस इनका वेजिटेबल पे रहता है क्योंकि उसका जो है इजीली ये उसको सेल कर पाते हैं और जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। और इनकी जो मार्केटिंग के लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई थी वो ये थी कि इनका जो फार्म है वो ये बरनाला से जो संगरूर की तरफ हाईवे जाता है उस पे इनका फार्म है, तो इनका आउटलेट हमने यहाँ पे सेटअप कराया है, जिससे इनको मार्केटिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रोडक्ट इनके फार्म पे पैदा हो रहा है वो इजीली सेल आउट हो जाता है और प्रीमियम प्राइस के साथ वो बिक जा रहा है। अभी हमारी प्लानिंग ये है, मैंने कई बार इनको सजेस्ट किया है कि अब हम थोड़ा सा एग्री बिजनेस की तरफ फोकस करते हैं, बिकॉज़ कि बरनाला में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ के मार्केट में बिक, हम इनको ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपने एक ब्रांडिंग कराइए, ब्रांडिंग कराने के बाद जो आपके फार्म के प्रोडक्ट हैं उनको आप बरनाला के पर्टिकुलरली एटलीस्ट स्टार्ट के बरनाला के जो लोकल मार्केट है उसमें हम मोर रिटेल पे, रिलायंस में और जो भी रिटेल मार्केट होते हैं उन पे रखा के इनके बिज़नेस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम इनकी हेल्प कर पा रहे हैं और हमें भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो भी हम गाइडेंस देते हैं इनके लिए वो इसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं और उसमें उनको बेनिफिट होता है। कुछ नया करने के उद्देश्य से हरविंदर सिंह ने अपने खेत में सब्जियों और अन्य फसल जैसे चने, अजवाइन और अलसी के अलावा जैविक विधि से ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी शुरू कर दी, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। इन्होंने पहले तो अपनी उपज को गांव में भी बेचना शुरू किया, बाद में नेशनल हाईवे पर हट बनाकर अपनी उपज को बेचने लगे। हरविंदर के खेतों में जैविक विधि से उपजे ड्रैगन फ्रूट की बाजार में काफी ज्यादा मांग भी बनी रहती है। जैसे जैसे लोग जैविक उत्पादों के फायदे को समझने लगे हैं, वैसे वैसे इन जैविक उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी है और किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ये जो फार्म है हमारा जो नेशनल हाईवे है बरनाला से संगरूर को जाता है, इस नेशनल हाईवे के ऊपर अपना फार्म है। हमने सोचा यार अपन को जो काश्त की है उसकी जो माने सेल करने की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसका लाभ उठाया जाए, इस रोड का फ़ायदा उठाया जाए। तो हमने इसके ऊपर एक हट बना ली। अभी जो बांस की हट बनी हुई है या वहाँ पे हम सारा कुछ सभी कुछ सेल करते हैं, जो भी हमारी पैदावार होती है हम किसी भी मंडी में नहीं लेके जाते, हम अपने खेत में ही सेल करते हैं, अपने फार्म से ही सेल करते हैं। कस्टमर आते हैं जहाँ हम हमारे जो नंबर वगैरह हैं सभी के पास हैं, सभी के पास चले गए हैं मीडिया के थ्रू। जो मीडिया है वो बहुत अच्छा सोर्स है। वैसे हम जो भी चीज़ अपने पास है उसको बेचने के लिए हमने मीडिया में थोड़ा किया कि हम चलो मीडिया के आगे रख दिया कि हमारा ये नंबर है, हम ये जैविक खेती करते हैं, हमारे पास ये प्रोडक्ट होते हैं। जो अब तक हमारा जो ड्रैगन फ्रूट है ये तो हमारा डिमांड पे बिका पिछले साल, अगली बार देखते हैं क्या बनता है। पिछले साल डिमांड से बिका। अभी जो हमने चने लगे हुए हैं, अलसी लगी हुई है हमारे पास, और हमारे पास मसरी लगी हुई है, अजवाइन लगी हुई है। तीनों चारों चीज़ों की जो सेल है उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमारे अभी डिमांड है उनकी, तो बिक ही चुके हैं मानो के चलिए। जो हमारे पास सब्जियां हैं इनको बेचने के लिए हमने अपनी हट तैयार की हुई है जहां पे हट पे बेचते हैं। वर्ष 2017 से जैविक खेती कर रहे हरविंदर सिंह अपने अनुभव को किसानों से साझा करते हैं। उन्हें ये बताने की जैविक खेती को अपनाकर अपने परिवार और समाज में योगदान दें। इस पद्धति में किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नहीं होता है। यही कारण है कि इन उत्पादों की मांग भी बढ़ती जा रही है। किसान अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर जैविक खेती का प्रशिक्षण भी हासिल कर सकते हैं और जैविक खेती को अपनाकर किसान निश्चित ही ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारी केंद्र सरकार चाहती है कि हमारा कृषि का जो क्षेत्र है वो आत्मनिर्भर बने, हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सके, हमारे किसान भी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकें। इसके लिए समय समय पर कई ऐसी योजनाएं आती हैं जिससे कि हमारे किसानों को आर्थिक सहायता मिल पाए। आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद हमारे किसान कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर सकते हैं, नई तकनीकों को भी आसानी से अपना सकते हैं। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। क्या है ये योजना और कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है, आइए तमाम जानकारियां हासिल करें। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। और
और इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।